गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की क्षितिज बुक से चैप्टर 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ये घुमक्कड़ी थे और ये यात्रा के शौकीन थे और 1930 में जब इन्होंने इस निबंध को लिखा उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से हो रहा था और इन्होंने जब अपनी तिब्बत यात्रा की तो ये जो लासा है ये तिब्बत की राजधानी है और नेपाल के रास्ते में थी, लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था और हमें जो भारतीय थे उन्हें तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। अब लेकिन लेखक ने तो तिब्बत की यात्रा करने की ठान ली थी, तो उन्होंने अपना वेश बदल कर उन्होंने तिब्बत की यात्रा करना शुरू कर दिया। अब जो लहासा है ये तिब्बत की राजधानी है। अब नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फरी कलिम्पोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल की नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें इसी एक क्या था, एक व्यापारिक रास्ता था और यहाँ पर व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह बीच बीच में क्या रहते थे, फौजियों की चौकियाँ बनी हुई थी और जिनमें कहीं चीनी पलटन रहा करती थी। लेकिन अब फौजी मकान गिर चुके थे और लोगों ने उनमें अपने रहने के लिए घर बना लिए थे। अब जब उन्हें रास्ते जाने पर मना थी, तिब्बत की यात्रा करने पर मना थी, तो उन्होंने अपना बौद्ध भिक्षु एक जो सुमति था उसे अपना दोस्त बनाया और अपना छद्म वेश, क्या है छद्म वेश का अर्थ होता है अपना रूप छोड़कर किसी दूसरे रूप को धारण कर लेना। तो उन्होंने भिखमंगे के रूप में अपना वेश परिवर्तन करके तिब्बत की यात्रा करने की ठानी। अब वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, इसमें लेखक ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि वहाँ के जो लोग थे वहाँ का रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे। वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी, वहाँ पर जाति पाति छुआछूत किसी का भी कोई भी विश्वास नहीं करता था और वहाँ पर जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे कि कहीं ये चोर डाकू तो नहीं है, ऐसे लोगों को मैं अपने घर में अंदर नहीं आने देते थे और वे किसी को भी अपने घर में भी आने से नहीं रोकते थे। वे चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय की रंग के बनाकर अपने एक टोटीदार बर्तन में बनाकर दे देते। यदि किसी को लगे कि ये इसमें मक्खन और नमक नहीं डालेंगे तो वो अपने आप जाकर उस चाय को तैयार कर ला सकता था। अब वे दोनों चीनी किले से चलने लगे और उन्हें एक चीटें थी, उन्होंने एक व्यक्ति को दी जो मजिस्ट्रेट से लिखी हुई एक राहदारी थी, जो उन्होंने अपनी बौद्ध भिक्षु के साथ जाकर उससे अनुमति ली थी। और अब सुमति के जान पहचान के वहाँ पर जो कुछ लोग थे वे वहाँ पर उन्हें वहाँ पर रहने के लिए ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया। लेकिन जब वे 5 साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे और बल्कि पहले तो वे एक भिखमंगे के भिखारी के रूप में गए थे तो तब भी उन्हें उचित स्थान उन्हें ठहरने के लिए मिल गया था। लेकिन जब वे 5 साल बाद गए तो वे एक भद्र वेश में गए, अच्छे वेश में गए, तब भी उन्हें वहाँ पर उचित स्थान या अच्छा स्थान ठहरने के लिए नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर वे शाम के समय पहुँचे और शाम के समय जो वहाँ के लोग थे वे छड़ है एक नशा, एक ऐसी नशीली चीज जिसे वे रात को पीकर सो जाते थे और उन्हें कोई होश हवास नहीं रहता था। अब थोंगला एक तिब्बती सीमा का एक स्थान जहाँ पर डांडे सब क्या होती है, एक जगह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ न तो कोई मीलों तक कोई गांव नहीं है, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर आदमी को भी कुछ नहीं देखा जा सकता था। ऊपर से डाकुओं का वहां पर सबसे ज्यादा डर था, वे आदमियों को लूट लेते थे और उन्हें मार भी देते थे। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा था और पिछले अगर वहां पर कोई मार देता था निर्जन वन में, जो जहां पर ऊपर चढ़ाई करते थे वहां निर्जन वन था, डाकू उसमें छिपे रहते थे
और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं था और नहीं किसी को पता लगता था कि कौन मारा और कौन नहीं। तो इसलिए वहाँ पर लोगों को अपनी जान का खतरा बना रहता था। अब उन्होंने लगा कि 16-17 हजार की फीट हम कैसे ऊंचाई कैसे चढ़ेंगे, तो वे अपने मित्र जो बौद्ध भिक्षु है सुमति, उसे कहते हैं कि हम 2 घोड़े कर लेते हैं, और वे ऊपर चढ़ने के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं और उन दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। अब डांडा है एक ऊंचा स्थान। अब 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे वे। जब ऊपर पहुंच गए तो वे समुद्र तल से जो ऊंचाई थी वो 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर थी। दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर सफेद जो बर्फ से ढके हुए थे वे उन्हें दिखाई दिए। और भीटा क्या होता है? भीटा है टीले के समान एक स्थान। जो भीटा है टीले के समान एक ऊंचा स्थान होता है। वहां पर पहाड़ बिल्कुल क्या थे? नंगे थे। वहां न बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली थी। वहां पर बिल्कुल निर्जन स्थान था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी और सर्वोच्च स्थान पर डांडे का देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 सवार साथी उनके साथ भी चल रहे थे। अब उन्हें जो उनका घोड़ा था वो धीरे धीरे चलने लगा। अब लेखक ने सोचा कि मेरा घोड़ा थक गया है इसलिए वो ऐसा चल रहा है। अब वो दोनवी किस तो क्या है, एक नायक था जो हमेशा घोड़े पर सवार रहता था। अब वो भी ऐसे ही घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहा था। अब उन्हें जान नहीं पड़ा कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब जब उन्होंने देखा तो जब उनका जो दोस्त जो मित्र सुमति था वो उनसे आगे निकल गया और वहां से 2 रास्ते फूट रहे थे कि एक लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, लेकिन अब वे गलत रास्ते से चले गए। और 1-2 किलोमीटर जब वे आगे चले गए तो उन्होंने किसी से पूछा कि अब ये रास्ता किधर जा रहा है, तो उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर आ गए थे। अब उन्होंने फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब जब मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और जब वो उनका दोस्त जो सुमति था वो जब गुस्से में था और उसका मुंह अब बहुत ज्यादा लाल हो गया था और वो उनकी वेट कर रहा था। अब वो धीरे धीरे अब वे दोबारा उसके पास जाते हैं और उन पर गुस्सा होता है। अब कहते हैं लेखक मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। अब वे दोनों लंकोर में जाकर एक अच्छी जगह पर ठहरे। उनके जो सुमति थे उनके अच्छे जान पहचान वाले उनके यजमान थे। उन्होंने चाय सत्तू, एक जौ का आटा होता है और थुक्पा होता है जो मांस या हड्डी के साथ एक लई के समान एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, उसके साथ खाया जाता है। उन्होंने वहां पर अपने यजमानों के पास ठहरकर वे खाए। अब वे दोनों तिंगरी के विशाल मैदान में थे और जो एक टापू सा मालूम होता था। अब गांव के जो आसपास के सुमति के बहुत से यजमान थे और वे उन्हें गंडे बांटते थे। गंडे का अर्थ है एक कपड़े पर मंत्र लिखकर उसमें गांठ मारकर उसे बांटना। अब उसने उसे मना कर दिया कि तुम अपने यजमानों के पास नहीं जाओगे और जितने भी तुम्हारा इसमें वो लगेगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लासा जाकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम गांव में कहीं मत जाओ। सुमति ने स्वीकार कर लिया। अब दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। अब सवेरे होते ही दोनों चल दिए और 10-11 बजे तेज धूप में उनका जो सिर था वो बहुत धूप उन्हें लग रही थी और कपड़ों से उन्होंने अपना सिर ढक लिया और पीछे का कंधा उनका क्या हो रहा था, बर्फ हो रहा था। ललाट उनका धूप से जल रहा था और कंधा बर्फ से ठंडा हो रहा था। अब अपन दोनों अपने कंधों पर अपनी अपनी चीजें लादे अपने हाथ में डंडा लिए चल पड़े। अब सुमति के जो तिंगरी में थे वे उनके परिचित थे, वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए वे शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक वहां पर छोटे छोटे बड़े जागीरों में बटी है और जागीरों का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वे बिहारों के हाथ में है। जो बौद्ध के मठ हैं उनके बिहारों में
हाथ में है। अपनी अपनी जागीर, हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाता है। अब खेती का जो जागीरों की जमींदारों की जो खेती है, उसका इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, और जो जागीरदारों के लिए क्या करता है, देख खेती का इंतजाम वहाँ एक भिक्षु भेजा जाता है। जागीरों के आदमियों के लिए राजा से वो कम नहीं होता। अब जो आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भी क्या है, नम से बड़े भद्र पुरुष थे। जो सेकर की खेती के जो मुखिया भिक्षु थे, नम से कहते हैं उन्हें, वे बड़े ही अच्छे पुरुष थे। उनके वे बहुत उनसे बहुत प्रेम से मिले दोनों से। उस वक्त लेखक कहते हैं कि मेरा वेश भी अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, और मुझे वहां पर बुद्ध की अनुवाद, जो बुद्ध का वचन था, उसके अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां मिली। अब मैं उन पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, एक एक पोथी 3। अब उनकी जो एक एक पोथी थी वो 15-15 शेर से कम नहीं थी। अब सुमति ने अपने आसपास जो उनके यजमान थे उनके पास जाने के बारे में पूछा। तो अब जो लेखक थे वे अपने उन हस्तलिखित जो उन्हें पोथियां मिली थी उनमें उतर गए थे। अब उन्होंने कहा कि उससे जाने के लिए कह दिया। अब वे समझा था कि 2-3 दिन मुझे इन बुकों को, इन किताबों को पढ़ने में लग जाएंगे, लेकिन वह इस दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव बहुत दूर नहीं था, और हम अपना जो दो लेखक और जो सुमति जो बौद्ध भिक्षु थे, वे अपना अपना सामान उठाकर वहां से बौद्ध जो नमसे थे, वे उन्हें बड़े प्रेम से उन्होंने विदाई कर दी, और वे दोनों वहां से वापस चले आए। अब इसमें हमें, इस चैप्टर में हमें पता लगता है कि वहाँ के तिब्बत का समाज कैसा था। वहां पर जाति पाति में कोई विश्वास नहीं किया जाता था उस टाइम में, ना ही पर्दा प्रथा थी। और वहाँ के जो लोग, वहां पर जो 16-17 हजार फीट की जो ऊंचाई थी, उसे किन कठिनाइयों से लेखक और उनके जो मित्र सुमति थे उन्होंने उन्हें कैसे पूरा किया। उनका जो घोड़े थे वे कैसे मार्ग से पिछड़ गए, फिर उन्हें कैसे 103 हस्तलिखित पोथियां मिली, और उन्होंने इन्हें कैसे कैसे अपने मित्र के साथ रहकर वहाँ की जो दुर्गम पहाड़ियाँ थी उन्हें कैसे पार किया। धन्यवाद।